Hello students. So today I am going to start the first chapter of your SST book, and it is named as Components of Environment. ये जो पहला चैप्टर है ये वी एंड आवर वर्ल्ड किताब से है, जो क्लास 7th की किताब है DAV स्कूल के बच्चों की, है ना। तो मैंने क्या टाइटल अभी पढ़ा है इस चैप्टर का, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट समझते हो आप? जरा 2 मिनट को सोच करके देखो कि कंपोनेंट का मतलब क्या है। कंपोनेंट का मतलब है कि कोई भी चीज जो है वो किन किन चीजों से मिल करके बनी है। जैसे अगर मैं कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात करूं तो कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होंगे? उसका कीबोर्ड, उसका माउस, उसका मॉनिटर, उसका प्रिंटर, उसका CPU। तो उसी तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है वो किन चीजों से बना हुआ है। इन्वायरमेंट इन इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंड अस। तो इन्वायरमेंट का असली मतलब क्या होता है? इसका असली मतलब है कि जो भी चीजें हमारे चारों ओर है। Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. तो जैसा कि अभी कहा पहले लाइन में कि इन्वायरमेंट का असली मतलब है कि जो चीजें हमारे चारों ओर है, और इन्वायरमेंट क्या है? ये हमारे लाइफ का बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। वी कांट लिव विदाउट इट, है ना। और ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है? एयर वी ब्रीथ, अगर हवा ना हो तो हम सांस क्या लेंगे, है ना। द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो ये हमें हवा देता है, पानी देता है, भोजन देता है ना, और जमीन देता है जिस पर हम रहते हैं। It also includes plants, animals, and a large variety of man-made things which are necessary for our living. तो ये तो बात हो गई कि भाई इन्वायरमेंट हमें क्या देता है। तो ये हम सब लोग समझ गए कि हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो भी बेसिक और वेरी इसेंशियल चीजें चाहिए वो हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और क्या चीजें हैं? तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जानवर हैं, और इसके अलावा भी जो तरह तरह की चीजें हैं दुनिया में जिसे हम सब मनुष्यों ने बनाई हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। क्योंकि वो चीजें भी तो हम लोगों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ही बनाया है ना। जैसे कि ये जो सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, नहर है, पुल है ना, फैक्ट्री है। So thus environment has both natural and man-made elements. तो हमारे environment में 2 तरह की चीजें होंगी, प्राकृतिक चीजें भी हैं और मनुष्यों की बनाई हुई चीजें भी हैं। The natural environment can be further bifurcated into 2 groups: the physical environment and the biological environment. तो बच्चों यहाँ पर एक और बाइफर्केशन है। किसका बाइफर्केशन है ये? प्राकृतिक environment का। नेचुरल environment के 2 हिस्से हैं, एक फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब हम लोग जरा सा इसे भी समझेंगे। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं? बेसिकली इसमें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आप समझते हो ना, निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि जमीन हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई। एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसका जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, उसमें कौन सी चीज है? पौधे और जानवर। So man is the most important component of the biological environment who satisfies all the required needs from both parts of the environment. तो हम लोगों ने क्या देखा और हम लोग क्या जानते हैं, ये समझने की बात है कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है? वी आर ह्यूमन बीइंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट के दोनों ही ग्रुप्स के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, और इन दोनों ही ग्रुप से हमारे जरूरत की चीजें पूरी होती हैं।
The components of the natural environment, that is physical and the biological, are largely interdependent and cannot be separated. तो ये जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसके जो दो हिस्से हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं, और इन्हें हम कभी भी अलग करने की नहीं सोच सकते, अलग करके नहीं देख सकते. Any major changes in physical environment is bound to bring a change in the accompanying biological environment. The change can be sudden or gradual. तो अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंज होता है तो इसके अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी चेंज हो जाता है. फिजिकल इन्वायरमेंट में याद है ना हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिकल इन्वायरमेंट में है लैंड, वाटर और एयर. अगर कभी हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं, तो उसका भी मतलब तो इसी से होता है ना कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा. और जहाँ की मिट्टी, हवा और पानी जिस तरीके के होते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, उसी तरह से वहाँ के हैबिटेट होते हैं, जंगली जानवर होते हैं. ये चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बस मैंने अभी थोड़ा सा याद दिलाया है. अरे भाई ये सोचने की बात है कि कश्मीर जो बर्फीला इलाका है, वहाँ ठंडी होती है, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते होंगे, वहाँ जो जानवर होते हैं, वहाँ लोगों का जो रहन सहन है वो अलग है ना उन लोगों से जो गंगा नदी के आसपास के मैदानी इलाकों में रहते हैं. तो बस यही हिंट कर रहा था मैं. ओके. So on the other hand, some changes are very sudden, like the changes brought about by the occurrence of an earthquake or volcano. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चेंज जो होते हैं ना वो ऑल ऑफ सडन अचानक होते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता वो चेंज हो जाता. जैसे कहीं पर भूकंप आ जाए तो, कहीं पर बाढ़ आ जाए तो, कहीं पर ज्वालामुखी फूट जाए तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारा ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट का फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, ये दोनों को दोनों हिस्सा एक दूसरे पर काफ़ी डिपेंडेंट है. और हम लोगों ने ये भी बात की कि फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी चेंज आता है. एंड द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल. अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर्स टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज थ्रू आवर सेंसेस. ये एक बात कहना था कि जैसे हमारे ये जो मिट्टी बनती कैसे है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे है, ये पीछे के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सॉइल के फॉर्मेशन में हजारों साल लगते हैं. तो पत्थर चट्टान घिस घिस करके मिट्टी का रूप लेते हैं, है ना. अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे 4 स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के 4 स्फीयर क्या क्या हो सकते हैं. द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर्स: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. अच्छा बच्चों, ये स्फीयर का मतलब क्या होता है? स्फीयर का मतलब होता है गोला. तो हम सब लोग जानते हैं ना, तुम भी जानते हो ना कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है. क्योंकि पृथ्वी गोल है तो वायुमंडल भी तो गोल ही होगा. तो यहाँ पर ये जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है उसी की बात हो रही है. हम लोग उसी वायुमंडल की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है. तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग धरातल पर वायुमंडल कुछ जो है वो धरातल हमारी पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर भी वैसा ही वायुमंडल होगा. नहीं, वहाँ पर कुछ और गैसें हो सकती हैं, वहाँ पर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं. वहाँ से अगर 10 किलोमीटर और ऊपर जाएं तो कुछ और चीज़ें हो सकती हैं. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि धरती से ऊपर वायुमंडल में अलग अलग ऊंचाई पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं. हवा होती है तो वो कौन सी हवा होती है, गैस होती है तो कैसी गैसें होती हैं. इसको ही साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करके 4 स्फीयर्स में बांटा है: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर. So each of these is unique in its own way and supports others in sustaining life forms on our planet called the Mother Earth. तो ये जो चारों के चारों ही स्फीयर्स हैं, ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और सब के सब बिल्कुल अलग से भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, यूनिक भी हैं.
फीचर्स में, गुण में, है ना, चारों के अपने अपने गुण हैं, चारों के अलग अलग चीज़ें हैं, और ये चारों मिल करके ही अपने अपने तरीके से हमारी धरती पर, जिसे कि हम धरती माँ, मदर अर्थ कहते हैं, उस पर ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि ये जो एक एक स्फीयर है, ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के बिल्डअप में, उसके स्ट्रक्चर में कैसे अपना योगदान देता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर। द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स। समझ रहे हो ना आप कि लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? स्फीयर ऑफ रॉक्स, चट्टानों का गोला। सो द अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी के चारों ओर जो है, जिस धरातल पर हम खड़े होते हैं, ये चट्टानी हिस्सा है और इसी को लिथोस्फीयर कहा गया है। द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर्स इन थिकनेस। और ये जो लिथोस्फीयर है, इसकी मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड अल्यूमिनियम कॉल्ड Sial, SIAL। तो ये जो हमारी पृथ्वी का जो धरातल है, इसका ये जो हिस्सा है ना, चट्टानी हिस्सा, जिस पर हम खड़े होते हैं, जो मिट्टी है, खेत है, जमीन है, नदियां हैं, जिस पर बिल्डिंग बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, वो चट्टानी हिस्सा है। और आम तौर पर, मुख्य तौर पर यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, और इसी के पहले दो कैरेक्टर्स को लेकर के इसे कहते हैं सियाल। Below the Sial layer, the rocks are mainly rich in silica and magnesium and are called सीमा, SIMA। और इस चट्टानी लेयर के नीचे वाला जो लेयर है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे सीमा, SIMA कहते हैं। Which is generally found below the bottom of the ocean basin। अब ये सोचने की बात होगी ना, तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये जो सीमा लेयर है, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसे हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? तो धरती के धरातल पर ये जो समुद्र होते हैं, समुद्र की भी तो तली होगी ना, उसका एक आखिरी हिस्सा होगा नीचे, जिसके नीचे पानी नहीं होगा। तो उस हिस्से के नीचे की जो चीजें हैं, दैट इज सीमा, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। So thus lithosphere is the part of the earth which provides us land over which we live. It provides soil for the plants and is also source of all the mineral wealth। तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, जिस पर हम रहते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं, नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, जिस पर पहाड़ भी दिखाई देते हैं, है ना। और ये हमें क्या देती है? इसी से हमें मिट्टी मिलती है, जिस पर पौधे उगते हैं, जंगल होते हैं, और साथ साथ में इतने जो भी मिनरल्स हैं, जैसे कि कोयला, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, हेमाटाइट, ये सारी की सारी चीज़ें, हाँ, लाइमस्टोन, ये सारी की सारी चीज़ें भी इसी लेयर में पाई जाती हैं। किस लेयर में? लिथोस्फीयर में। Now the next layer is, next sphere is atmosphere। The literal meaning of atmosphere is the sphere of air। ये है वायुमंडल, sphere of air, जो पूरी तरह से हवा से बना हुआ है। The atmosphere is composed of mixture of gases which forms an envelope around the earth। It is gaseous envelope extending about 1600 किलोमीटर above the earth surface। तो बच्चों ध्यान से सुना ना आपने कि ये जो एटमॉस्फेयर है, इसका ये अगर अपने जहाँ पर भी खड़े होते हैं उससे ऊंचाई की बात करें, तो हमारे सिर के ऊपर 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक में ये फैला हुआ है। और ये है क्या? ये इसमें तरह तरह की गैसें हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज आर देयर। इसमें लिखा है इन्वेलप ऑफ मिक्स्ड एयर, मतलब ये एक लेयर है जिसमें तरह तरह की गैसें हैं।
Of the total mass of the atmosphere, 99% exists within 32 किलोमीटर of height from the earth surface. अब ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर इस वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गैसेज हैं, अगर उनकी डेंसिटी की बात करें, उनकी अवेलेबिलिटी की बात करें, तो इसका जो 99% हिस्सा है ये हमारे सिर से ऊपर 32 किलोमीटर की हाइट तक में है। तो इसके ऊपर कितने किलोमीटर बचे? अब इसके ऊपर बचे 1568 1568 किलोमीटर्स। उसमें मात्र 1% गैसेज, 1% चीजें ही हैं। तो सपोज करो कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, कितना हल्का होगा, कितना विरल होगा वो। So among the four major elements of environment, atmosphere is the most dynamic in nature, where changes occur not only from one season to another, but also within a short period of time, say a few hours. These sudden changes produce changes in atmospheric conditions which affect our life both directly and indirectly. तो ये जो 4 एलिमेंट है एनवायरनमेंट के, जिसमें हम लोगों ने लिथोस्फेयर की बात की, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो वायुमंडल है, ये सबसे डायनेमिक है नेचर, मतलब यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। और कई बार तो जैसे ये तो होता ही है कि हर सीजन में वायुमंडल का स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, ठंडा, गर्मी, गैसों की प्रेजेंस, बादल का होना, नहीं होना, ठंडी हवा बहना, बर्फ गिरना, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन कभी कभी ये जो चेंज होता है, ये बस थोड़े से घंटे भर में ही वायुमंडल हमारे ऊपर में बादल छा जा सकते हैं, बर्फ गिरनी शुरू हो सकती है, अचानक से तेज धूप हो सकती है ना। So these sudden changes produce changes in atmospheric conditions which affect our life both directly and indirectly. तो ये जो वायुमंडल में ये जो चेंजेस होते हैं, और कई बार ये अचानक जो चेंज होता है, इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर असर पड़ता है और जिससे हमारी लाइफ पर असर पड़ता है। तो ये जो वेदर डिपार्टमेंट वाले होते हैं, मीटियोर डिपार्टमेंट, मौसम विभाग वाले, उन्हें सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग इसी लेयर की करनी होती है, तभी तो वो फोरकास्ट करके कुछ बता पाते हैं। तो अगला जो लेयर है, अगला एलिमेंट है जो उसे हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, तो ये सुन करके कैसा लग रहा है? समथिंग लाइक हाइड्रोजन, है ना। सो हाइड्रो और हाइड्रोजन हमारे पानी का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। H2O इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यू नो, याद है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रो का संबंध पानी से भी होगा। सो हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर which is present in oceans, rivers, lakes and other water bodies on the earth surface. तो हाइड्रोस्फीयर में हम उन चीज़ों को गिनते हैं जिस पर हमारे पृथ्वी की धरातल पर पानी के रिजर्वायर हैं। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? महासागर, नदियाँ, झील, है ना, तालाब भी हो सकते हैं, ग्लेशियर्स भी रखे जाने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उसके पिघलने से भी तो पानी आता है ना। सो द प्लैनेट अर्थ इज ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वाटर प्लैनेट किसे कहते हैं, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं। तो याद रहेगा ना, हम लोग पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट कहते हैं। और उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर पानी ही पानी है। कितना पानी है इस पृथ्वी पर? डू यू रिमेंबर? नहीं याद है तो याद दिला देता हूँ, ये मोर देन 70% पानी है। हाँ, पृथ्वी पर 70% से ज़्यादातर हिस्से में पानी है। So the water bodies that include rivers, lakes, seas and oceans cover 71% of the earth's surface. लो, ये तो किताब में भी लिखा है कि 71% है। तो धरती पर लैंड कितने एरिया में होगा? वो तो बस 29% में ही है। और उसके बावजूद हमारे पृथ्वी की आबादी कितनी बड़ी है। और अगर ये पूरी की पूरी ज़मीनें
71% हिस्से में फैली होती, ये रेशियो अगर उल्टा होता तो सोचो, सपोज करो कि हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी की आबादी कितनी होती, अरे बाप रे, डोंट थिंक अबाउट इट, ऐसे ही ठीक है। So the distribution of water is not uniform in both the northern and southern hemispheres. हम लोगों ने पीछे के क्लासेस में पढ़ा है ना कि अगर हम धरती को दो गोलार्ध में बांटते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रिस्पेक्ट में, आप चाहो तो इस चीज को ग्लोब पर भी देख सकते हो। हेमीस्फीयर किसे कहते हैं हम लोग? गोलार्ध। तो उत्तरी तरफ के हिस्से को हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउथ, दक्षिणी ध्रुव के हिस्से को कहेंगे सदर्न हेमीस्फीयर। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट 43% ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, वेयर एज द रिमेनिंग 57% लाइज इन द सदर्न हेमीस्फीयर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारी पृथ्वी पर पानी पूरी पृथ्वी पर बराबर मात्रा में, बराबर क्वांटिटी में नहीं है, एक्चुअली ये अलग अलग रेशियो में है। यहाँ बताया गया है कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में 43% पानी है, जबकि 57% पानी जो है वो सदर्न हेमीस्फीयर में है। तो आप लोगों को एक बार ग्लोब पर देखना चाहिए कि सदर्न हेमीस्फीयर में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सा महासागर है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में कौन कौन सा देश है, कौन कौन से महासागर हैं, ग्लेशियर्स हैं कि नहीं। मैं तो सारे बच्चों से बोलता हूँ कि जो भी बच्चे 4th ऑनवर्ड्स हैं, चौथी क्लास से ऊपर के हैं, तो उन्हें अपने पास में ग्लोब तो रखना ही चाहिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ग्लोब अफोर्ड ना कर पाओ तो आपको एक बड़ा सा मैप रखना चाहिए अर्थ का, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ग्लोब रखना चाहिए। आप एक महंगा खिलौना ना खरीदो, लेकिन 500 से 600 रुपये का ग्लोब आता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई में काम आएगा ग्लोब, मेरी बात गांठ बांध लो। ओके, सो ओशंस होल्ड 96.5% वाटर ऑन द अर्थ। समुद्रों में जो पानी है, महासागर में, वो कितना है? 96.5%। तो बचा कितना? 3.5% ओनली। तो यही 3.5% पानी जो है वो नदी में होगा, झील में होगा, वायुमंडल में जो बादल इधर से उधर घूम रहे हैं उसमें होगा, और अंडरग्राउंड वाटर में भी यही पानी है। ये कुल मिलाकर के कितना है? 3.5%, 3.5% ओनली। अब हम लोग आखिरी एलिमेंट की बात करेंगे, आखिरी स्फीयर की बात करेंगे, दैट इज बायोस्फीयर। बायो समझते हो ना आप लोग? बायोलॉजी, बायो का मतलब ही हो जाता है जीव से संबंधित होना। स्फीयर ऑफ life. The word biosphere literally means the surface, literally means the sphere of life. Biosphere is the narrow zone of contact between all the other three spheres of environment where all kinds of life exist. तो कहा था ना, बायोस्फीयर का मतलब है स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन का गोला। तो बायोस्फीयर जो है वो क्या है कि बाकी सारे स्फीयर्स का वो कांटेक्ट वाला पॉइंट है जो जहां पर किसी भी तरह का जीवन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, बैक्टीरियाज हों, जर्म्स हों, बिल्कुल वो भी तो जीव है ना। सो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड on or near the earth's surface of the land, water and air. Human beings are an important part of the biosphere. They are capable of changing it. ये लाइन बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। They are means human beings are capable of changing it. इस पर एक बार फिर से गौर करेंगे हम लोग। तो यही बताया गया है कि पृथ्वी पर जितने भी तरह के लाइफ फॉर्म हैं, जीव हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, है ना, पौधे हैं, जानवर हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सब के सब पृथ्वी की सतह पर, इसके सरफेस, धरातल के आसपास के इलाकों में ही होते हैं। अब उस पर वो मिट्टी पर हों, पानी में हों, हवा में हों, पेड़ों पर हों। और इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ फॉर्म है दैट इज वी, हम लोग, ह्यूमन बींग्स। और हम लोगों में ये ताकत है, ये बुद्धिमानी है कि हम लोग इस चीज को बदल सकते हैं।
किस चीज को बदल सकते हैं? हम लोग बायोस्फीयर को बदल सकते हैं, बायोस्फीयर पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। द अर्थ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, फुल ऑफ डाइवर्सिटीज मतलब पृथ्वी पर इतनी तरह की चीजें हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं। कहीं पर तुम्हें रेगिस्तान मिलेगा तो कहीं पर नदियां मिलेंगी, कहीं पर समुद्र मिलेंगे तो कहीं पर पर्वत मिलेंगे। तो ये सारी की सारी क्या है? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटीज। कहीं पर तुम्हें इतने छोटे छोटे जानवर मिलेंगे, कहीं पर इतने बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, कहीं पर समुद्रों में रहने वाले इतने बड़े बड़े जानवर। तो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज। सो देयर इज ए डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉयल, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो धरती पर अलग अलग इलाकों में मिट्टी भी अलग अलग है, कहीं काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, है ना। कहीं पर अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, वो तो मैंने बताया ही। कहीं पर तार या इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, वो जो वर्षावन होते हैं जहाँ साल के काफी सारे समय तक बारिश होती रहती है, वहां पर अलग ही तरह के जंगल होते हैं। मैदानी इलाकों में अलग तरह के जंगल होते हैं, पहाड़ी हिस्सों में अलग तरह के जंगल होते हैं, और रेगिस्तान में तो जंगल होते ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ पौधे तो होते हैं ना, कैक्टस, कुछ और इस तरह की चीजें। So this process of diversification has occurred largely over long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals. These changes create biodiversity on the earth. तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है कि पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर मिलते हैं, इसकी वजह क्या है? ये तुरंत में तो नहीं हुआ है, ये पृथ्वी पर काफी हजारों लाखों सालों में जाकर के ऐसे हुआ है। और इसकी वजह से समय समय पर नए नए जीव, नई नई प्रजातियां, पौधों की, जानवरों की भी पृथ्वी पर जन्म लेती रही हैं। कुछ विलुप्त भी हो गए, कुछ नए जन्म भी लिए हैं, जो इस बदली हुई परिस्थिति में, बदली हुई मौसम में, बदले हुए डाइवर्सिफाइड नेचुरल इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ सस्टेन कर पाने में सक्षम होते हैं, इवॉल्व होते हैं, है ना। अब सोचो क्या वजह रही होगी कि डायनासोर पृथ्वी पर राज किया करते थे, और क्या वजह रही होगी कि एकाएक वो सारे के सारे डायनासोर गायब ही हो गए, है ना। आपने पीछे के सालों में पढ़ा होगा कि डोडो नाम का एक पक्षी था, वो एक्सटिंक्ट हो गया। बाघ का शिकार इतना ज्यादा होता है कि उसके भी एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने का खतरा रहता है। कई जगहों पर शिकार की वजह से, जंगलों को जलाए जाने की वजह से पेड़ पौधों की कई सारी प्रजातियां, जानवरों की कई सारी प्रजातियां भी लुप्त हो गई हैं। इसका ख्याल रखना चाहिए। तो पीछे के सालों में, हजारों लाखों सालों में धरती पर जो तरह तरह के चेंजेस आए हैं, नेचुरल, एक्सीडेंटल, किसी भी वजह से, वोल्केनो की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, किसी भी और वजह से, पृथ्वी पर किसी मीटियोर के गिरने से, तो इसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी का ये हुआ है, इवॉल्व हुआ है। बायोडाइवर्सिटी मतलब इसी की वजह से कहीं पर ठंड पड़ती है तो कहीं पर गर्मी होती है, कहीं पर चट्टान है तो कहीं पर महासागर हैं, तो कहीं पर पर्वत हैं तो कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर कपकपाने वाली ठंड है तो कहीं पर झुलसा देने वाली गर्मी है। The Government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve this biodiversity. Under this act, poaching and hunting are prohibited. Violation of this act is punishable crime under law. It is not only the duty of government to protect and preserve wildlife, but all of us are also responsible for this. All of us का मतलब क्या है? Human beings, that is we, हम लोग। तो भारत सरकार ने 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया हुआ है, एक नियम संविधान में डाला हुआ है, एक धारा है जिसमें ये बात कही गई है कि पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में जो पेड़ पौधों की विभिन्नता है, तरह तरह के जानवरों और पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, उसे बचाए रखने की जरूरत है, उसे कंजर्व करने की जरूरत है। और इस एक्ट में ये भी बात है कि जानवरों का शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई आदमी इस नियम को तोड़ता है
तो वो एक क्राइम है, उसके बदले में उसे जेल हो सकती है, उसे बहुत बड़ी सजा हो सकती है। तो ये सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये हम सब लोगों की, हमारी, आपकी, सबकी ड्यूटी है, हम सब नागरिकों की, कि हम लोग सरकार के इस एक्ट का पालन करें और वाइल्ड लाइफ, जंगल में रहने वाले जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, उसकी चिंता भी करें, उसे बचा करके भी रखें। यहाँ पर एक फैक्ट है कि सम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन इंडिया आर फॉरेस्ट ओवलेट, गंगेज शार्क, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदरबैक टर्टल। Presently there are 102 national parks and 515 wildlife sanctuaries in India। तो अभी जो एक्ट की बात हो रही थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उसी से रिलेटेड ये फैक्ट है कि भारत में भी कुछ जानवरों की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही खतरे में हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। अब अगर उनका शिकार न रोकाया गया तो हो सकता है कि ये प्रजाति, जानवरों की ये किस्म बिल्कुल ही गायब हो जाए। उसके एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट ओवलेट, गंगा शार्क, गंगा नदी में एक शार्क भी है जो विलुप्त होने के कगार पर है, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, तो ये दोनों के दोनों तो मेढक होंगे, है ना। एक टर्टल के बारे में भी लिखा है। आगे ये भी बताया गया है कि भारत में 102 नेशनल पार्क हैं एंड देयर आर 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? वो हिस्सा होता है जंगल का जिसके देखभाल की जिम्मेवारी, जिसके प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी सरकार अपने ऊपर लेती है। वहाँ पर जानवरों को बिल्कुल उनके नेचुरल फॉर्म में, उनको उनके असली तरीके, अपने तरीके से रहने की आज़ादी होती है। लोग बाहर से देख भर सकते हैं लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इस तरह की जो थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें सरकार नेशनल पार्क कहती है, जो 102 हैं। मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहाँ पर घूमा हुआ है। बिहार में भी एक नेशनल पार्क है, मुझे लगता है वाल्मीकि नगर में है, जहाँ पर बाघों टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉयट, कंज्यूम और यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। तो हम सब लोग ह्यूमन बींग, हम लोग इन्वायरमेंट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ये बात तो तय है, क्योंकि हम लोग ही सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। और हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पृथ्वी के सरफेस पर जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि ज़रूरत भर का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी इस्तेमाल होगा तो ये आगे पीछे हमारे ही नुकसान का कारण हो सकता है। So it is the need of the present times that we should live in harmony with our surroundings। तो ये वर्तमान समय की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? कि हम सब लोगों को मिलजुल करके बाकी के जंगली जानवर, पेड़ पौधों, जंगल की भी रक्षा करनी चाहिए। इनके साथ एक प्रॉपर बैलेंस बना करके चलना चाहिए। This will allow the earth to sustain all forms of life on it and to produce newer ones in the course of time। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि पृथ्वी पर जितने भी तरह के जंगली जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, जितने भी तरह के जीव हैं, वनस्पति हैं, उन्हें पृथ्वी पर लाइफ सस्टेन करने का मौका मिलेगा। ये अपनी लाइफ कंटिन्यू कर पाएंगे और समय के साथ में अपनी नई प्रजातियां, अपने जैसे नए को जन्म देते रहेंगे और पृथ्वी पर ये डाइवर्सिटी बनी रहेगी। और ये ज़रूरत भी है। ये डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है? अब सपोज करो कि पृथ्वी के सारे इलाके में अगर रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो, तो पृथ्वी के सारे इलाके में अगर हिमालय के जैसे पहाड़ ही पहाड़, उसी तरह के जानवर, उसी तरह के पेड़, उसी तरह की जलवायु हो, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो जो जहाँ जैसा मौसम है, इट शुड बी कंटिन्यूड, इट शुड बी सस्टेन, इट शुड बी प्रिजर्व बाय अस। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये डाइवर्सिटी ही पृथ्वी की सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल एसेंस ऑफ लाइफ, और हमें उसका ख्याल रखना ही चाहिए। तो बच्चों, इसमें आखिर में कुछ कीवर्ड्स हैं, इसे आपको एक बार ज़रूर याद कर लेना चाहिए, है ना। बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स, नेशनल पार्क, ओशन
एंड द लास्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ना इन सारे वर्ड से कुछ एक सेंटेंसेज भी बनाना चाहिए, और कभी कभी अपने सेंटेंसेज में, मेरा मतलब है लिखने में, बोलने में इस्तेमाल करना चाहिए। यू कैन मेक ए कॉपी नेम्ड एज माई वर्ड्स। आप एक कॉपी बना लो, नोटबुक माई वर्ड्स, और उसमें ना आपको इन सारे शब्दों को नोट करना चाहिए, इसकी मीनिंग को, और धीरे धीरे आपके पास में एक अच्छा वर्ड पावर, वर्ड स्टॉक हो जाएगा, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जल्दी ही हम लोग एक फॉलोअप लेक्चर सेशन में मिल सकते हैं, जहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। आखिर मैं आपसे एक बार ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने बैचमेट्स को ज़रूर बताओ, क्योंकि आजकल के समय में जब आपका स्कूल नहीं चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपको एक डिटेल लेक्चर सेशन सुनना हो और मेरा ये लेक्चर सेशन अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ना आगे चल कर के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर सेशन डालने वाला हूँ। आपको बस ऐसा ही फील होगा जैसे आपके टीचर आपके सामने में बैठकर आपकी ही किताब से आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इस तरह का डिस्कशन। आई होप यू वुड लाइक इट। ओके, फिर मिलते हैं।